हेलो एवरीवन, आई एम भूमिका प्रजापति। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है एंशिएंट इंडिया के ऊपर, जिसमें हमने कल जिन भी चीज़ों को डिस्कस करा है उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने कल ये देखा था कि किस तरीके से हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा था ताकि उसकी स्टडी को ईजी किया जा सके। तो उस 3 पार्ट्स में आगे क्या क्या क्लासिफिकेशंस किए गए हैं उन चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहले हम सबसे पहले क्विक रिवीजन ले लेते कि हमने कल क्या चीज़ें पढ़ी है। तो सबसे पहले मैंने आपको हिस्ट्री का मतलब बताया था, राइट। मैंने आपको कहा था कि हिस्ट्री एक इंग्लिश वर्ड है जिसे ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से ड्राइव किया गया है, और हिस्टोरिया का मतलब होता है किसी भी जगह की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वहाँ से कुछ भी नॉलेज, कुछ भी इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना। तो ये चीज़ बताई थी सबसे पहले। हिस्ट्री इंग्लिश वर्ड, ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से ड्राइव है, और हिस्टोरिया का मतलब बताया था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री की स्टडी को ईजी करने के लिए हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में क्या करा है, क्लासिफाई किया है। वो 3 पार्ट्स क्या है, वो है प्री हिस्ट्री, दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री, और तीसरा है हमारा हिस्ट्री। तीनों में अंतर क्या है वो भी जल्दी जल्दी बता देती हूँ। प्री हिस्ट्री वो टाइम पीरियड है जहाँ पर किसी भी तरीके के रिटन एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है। प्रोटो हिस्ट्री वो टाइम पीरियड है जहाँ पर रिटन एविडेंसेस एंड रिकॉर्ड्स मिले हैं, पर हमारे हिस्टोरियंस जो है उसे डिसिफर नहीं कर पाए, डिकोड नहीं कर पाए। हिस्ट्री वो टाइम पीरियड है जहाँ पर सारे एविडेंसेस मिले हैं, रिटन एविडेंसेस, रिकॉर्ड्स है, डिसिफर करके क्रोनोलॉजिकल वे में हमने हमारी हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब आगे क्या हुआ कि प्री हिस्ट्री में किसी भी तरीके की कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, कोई भी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो क्या इसकी हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता? तो ये चीज़ मैं कल बताई थी कि इसकी हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक्सकवेशंस जो है किए गए हैं, और बहुत सारे दूसरे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस उसके बेसिस पर प्री हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट किया गया। इसलिए प्री हिस्ट्री की स्टडी को फिर से ईजी करने के लिए इसको 3 और पार्ट्स में क्या किया गया, क्लासीफाई किया गया। एक है पैलियोलिथिक, दैट इज न्यू स्टोन एज, देन दूसरा है मेसोलिथिक, दैट इज मिडिल स्टोन एज, और तीसरा है नियोलिथिक, दैट इज न्यू स्टोन एज, राइट। तो प्री हिस्ट्री को फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया था, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक में। अब आगे हम इन्हीं चीज़ों को डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम लोग एक बार प्री हिस्टोरिक एज को फिर से समझ लेते ताकि एक कंटिन्यूटी बनी रहे। तो देखो, प्री हिस्टोरिक एज इट्स अ टाइम पीरियड या इट्स अ पीरियड जिसका मतलब 2.5 मिलियन ईयर्स पहले से लेकर 1200 BC तक का जो पूरा टाइम पीरियड है वो प्री हिस्टोरिक एज में आता है, ठीक है। सो इट इज़ द पीरियड अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मिलियन ईयर्स अगो टू 1200 BC प्री हिस्टोरिक एज को हमारे कॉन्स्टिट्यूट करता है। इट इज़ द पीरियड बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। सो बेसिकली वो टाइम पीरियड है जहाँ पर अभी लोग लिखना जो है समझते नहीं है, राइट। उन्होंने अभी चीज़ों को लिखना शुरू नहीं करा है या उनको राइटिंग की ज़ीरो नॉलेज है। तो यहाँ पर इसके राइटिंग का जो इन्वेंशन हुआ था उसके पहले का जो टाइम पीरियड है उसे हम प्री हिस्टोरिक एज में रखते हैं। द पीरियड वेयर देयर इज़ नो वे टू राइट द कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन, जैसे कि उनके कल्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिल सकती, उनके नेचर ऑफ सर्वाइवल के बारे में हम कुछ नहीं लिख सकते क्योंकि उस समय के कोई रिटन एविडेंसेस ही नहीं है। द ओनली वे टू गेट एविडेंस ऑफ दिस पीरियड इज एक्सकवेशन एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो भी मिलते हैं हमें उसके बेसिस पर ही हम इस पर्टिकुलर पीरियड की इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुँचा सकते हैं। द वेस्टेज ऑफ दिस पीरियड कैन बी फाउंड फ्रॉम द ओल्ड टूल्स, द हैबिटाट्स, द बोन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स जो उस समय मिले हैं। उसके अलावा बहुत सारी वॉल पेंटिंग्स एंड केव पेंटिंग्स पाई गई है। इन्हीं चीज़ों के बेसिस पर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत भी जो जानते हैं वो जान पाए हैं। क्लियर? तो ये हो गया थोड़ा सा प्री हिस्टोरिक एज के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर क्या किया गया, इसे 3 आर्कियोलॉजिकल पीरियड्स में कैटेगराइज किया गया है। एक है स्टोन एज। स्टोन एज बेसिकली वो टाइम पीरियड है जहाँ पर ह्यूमन बींग्स जो है स्टोन के टूल्स यूज़ कर रहे थे, ठीक है, ऐसे वेपन्स यूज़ कर रहे थे जो कि पत्थर, जो स्टोन से बने हुए थे। उसके बाद आता है चाल्कोलिथिक एज। तो चाल्कोलिथिक एज वो टाइम पीरियड है जहाँ पर कॉपर और स्टोन दोनों के बने हुए जो टूल्स हैं इन्होंने यूज़ करे थे। उसके बाद आता है आयरन एज। आयरन एज में ऑब्वियसली नाम से क्लियर है, यहाँ पर जो भी टूल्स एंड वेपन्स यूज़ हो रहे होंगे वो काय के बने होंगे, आयरन के बने होंगे।
अब यहाँ पर स्टोन एज को और फर्दर क्लासीफाई किया गया 3 पार्ट्स में, दैट इज पैलियोलिथिक जिसे हम ओल्ड स्टोन एज कहते हैं, देन मेसोलिथिक जिसे मिडिल स्टोन एज कहते हैं, नियोलिथिक जिसे न्यू स्टोन एज कहते हैं। इन सभी के टाइम पीरियड्स भी आपको याद रखने, 2 मिलियन BC से लेके 10,000 BC का जो है वो हमारा ओल्ड स्टोन एज है। मेसोलिथिक जो मिडिल स्टोन एज है वो 10,000 से 8,000 BC का है, एंड नियोलिथिक 8,000 से 4,000 BC का जो टाइम पीरियड है वो हमारे नियोलिथिक का है। इसके बाद ट्रांजिशन आया कि जो ये लोग पत्थर के टूल्स यूज़ कर रहे थे, जो स्टोन के टूल्स यूज़ कर रहे थे, उसकी जगह ये लोग कॉपर और स्टोन्स दोनों के टूल्स यूज़ करने लगे। तो ये जो ट्रांजिशन आया उसे चाल्कोलिथिक एज कहते हैं। फिर ट्रांजिशन आया कि कॉपर के टूल्स से ये लोग आयरन के टूल्स पे शिफ्ट कर गए, उसे हम आयरन एज कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन एजेस को कैटेगराइज किया गया ताकि ऑब्वियसली आप लोगों को उस समय की हिस्ट्री पढ़ना ईजी रहे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब एक एक करके पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक को समझेंगे। उसके पहले ना एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में चीज़ें बता देती ताकि दिमाग में थोड़ी सी स्टोरी आपके बन जाए। जैसे कि अगर मैं पैलियोलिथिक की बात कर रही हूँ, जिसे हम ओल्ड स्टोन एज कह रहे हैं, इस पैलियोलिथिक का क्या मतलब है वो देख लेते हैं। तो देखो, पैलियोलिथिक बेसिकली वो टाइम पीरियड था जहाँ पर लोग एग्रीकल्चर और ये सारी चीज़ें की इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उनकी जो भी पूरा खाने पीने का होता था वो हंटिंग और गैदरिंग के ऊपर बेस्ड था। ये जानवरों को मारते थे और वही उनका खाना होता था, या कोई फ्रूट का पेड़ मिल जाए या कोई कहीं कुछ खाने की गिरी हुई चीज़ मिल जाए, वो चीज़ों को गैदर करके इनका पूरा खाने पीने का सीन चलता था। बट मेन जो आप इस तीनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए मेन चीज़ जो हम यूज़ करते हैं वो है यहाँ पर जो ये लोग स्टोन टूल्स यूज़ करे थे उसकी साइज़, उसके टाइप्स एज वेल। जैसे कि पैलियोलिथिक की बात करूँ तो यहाँ पर जो भी स्टोन टूल्स थे वो ना काफ़ी ज़्यादा अनशार्प थे, राइट, वो शार्प नहीं थे, अनड्रेस थे, अनपॉलिश टाइप के टूल्स आपको पैलियोलिथिक पीरियड में देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो काफ़ी बड़े बड़े टूल्स। इसके बाद आ जाता है मेसोलिथिक। मेसोलिथिक में क्या हुआ, टूल्स की साइज़ थोड़ी सी छोटी हो गई, थोड़ी नहीं बहुत छोटी, लाइक अराउंड 1 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर की साइज़ के ये लोग टूल्स यूज़ करने लगे। और ये जो टूल्स थे ये थोड़े से शार्प थे, थोड़े से पॉलिश थे, और इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी में टूल्स आपको नियोलिथिक पीरियड में देखने को मिलेंगे। तो मेन जो आप इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए जिस पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं वो है स्टोन टूल्स के टाइप्स। किस तरीके के स्टोन टूल्स इन्होंने किस समय में यूज़ करे हैं वो आप उस चीज़ के बेसिस पर स्टोन एज को बेसिकली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्लियर? अब हम डिटेल में 1 बाय 1 चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहली चीज़ पैलियोलिथिक एंड ओल्ड स्टोन एज। तो अगर मैं पैलियोलिथिक की बात करूँ तो यहाँ पर जो लोग थे वो थे हंटर्स एंड फूड गैदरर्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। दिस इज़ द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ स्टोन एज। जो हमारी स्टोन एज है उसका सबसे अर्लीस्ट पीरियड पैलियोलिथिक है। उसके बाद पैलियोलिथिक कल्चर जो है वो प्लाइस्टोसिन पीरियड में डेवलप हुआ था, जिसे आइस एज भी कहा जाता है। सो बेसिकली प्लाइस्टोसिन वो पीरियड था जहाँ पर हमारी अर्थ की सरफेस जो है वो कम्प्लीटली आइस से कवर्ड थी। ठीक है, वही रीज़न था क्योंकि हमारा अर्थ पूरी तरीके से बर्फ़ से कवर्ड था। उसका रीज़न ये था कि यहाँ पर लोग सोच भी नहीं सकते थे कि यार हम एग्रीकल्चर करते, खेती करते, अपना खुद का कुछ ग्रो करें, वो थॉट्स भी उनके दिमाग में नहीं आ सकती थी, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पैलियोलिथिक कल्चर कौन से एज में डेवलप हुआ था या कौन से पीरियड में डेवलप हुआ था, तो दैट इज़ प्लाइटोसीन पीरियड। इसके बाद जो मेन टूल्स इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में यूज़ हुए हैं वो है हैंड एक्स, क्लीवर्स, चॉपर्स, फ्लेक्स, ब्लेड्स, एंड ये जो टूल्स थे काफ़ी ज़्यादा अनपॉलिश थे, अनड्रेस, रफ स्टोन्स थे, जो कि मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में अभी बता चुकी हूँ। ये जो मेन जो इस ओल्ड स्टोन एज में जितने भी टूल्स को यूज़ किया गया है ये एक पर्टिकुलर टाइप के हार्ड रॉक से बने थे। उस हार्ड रॉक को क्वार्ट्ज़ाइट कहा जाता है, और यही रीज़न है कि पैलियोलिथिक टाइम पीरियड के जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको क्वार्ट्ज़ाइट मैन भी कहा जाता है, राइट। सो देयर टूल्स वर मेड अप ऑफ हार्ड रॉक, जिसे क्वार्ट्ज़ाइट कहा जाता है, एंड पैलियोलिथिक मैन आर देयरफॉर आल्सो कॉल्ड एज क्वार्ट्ज़ाइट मैन इन इंडिया। तो यहाँ से आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्लाइड से क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़, पैलियोलिथिक पीरियड के जो ह्यूमन बींग्स थे वो हंटर्स एंड फूड गैदरर्स थे, ठीक है। उसके बाद ये अर्लीस्ट पीरियड है ऑब्वियसली स्टोन एज का, ये प्लाइटोसीन एरा में डेवलप हुआ था, ये पीरियड में डेवलप हुआ था पैलियोलिथिक स्टोन एज। उसके अलावा यहाँ के मेन टूल्स जो है वो याद रखना, हैंड एक्स, क्लीवर्स, चॉपर्स, फ्लेक्स, ब्लेड्स, और इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन टूल्स की वो ये है कि ये टूल्स काफ़ी ज़्यादा अनशार्प, अनपॉलिश्ड और अनड्रेस्ड थे। क्लियर? उसके अलावा जितने भी ये टूल्स यूज़ करते थे वो क्वार्ट्ज़ाइट नाम के एक हार्ड रॉक से बने हुए थे, और इसी कारण से इस पीरियड के जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको क्वार्ट्ज़ाइट मैन के नाम से जाना जाता है इंडिया में।
यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर वो उस टाइम पीरियड के आपको टूल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि चॉपर हो गया, मैंने क्या कहा काफ़ी बड़ी साइज़ थी, पॉलिश नहीं थे, ठीक है, अनड्रेस टूल्स थे, तो ये चॉपर हो गया, हैंड एक्स हो गया। उसके अलावा ना कि बोन टूल्स याद रखना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है जैसे कि इसमें स्पेशली एक हार्पून होता था, इससे ये लोग फिशिंग के लिए एज अ फिशिंग हुक यूज़ करते थे, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। उसके अलावा ये क्लीवर्स है, ये ब्लेड्स है, ये स्क्रैपर्स है, तो ये उस टाइम पीरियड के कुछ टूल्स है जो यूज़ हुए, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो लोग थे इस एज के, वो हंटिंग एंड गैदरिंग, जो भी हंटिंग पे जाते थे एंड जो भी वाइल्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उनको मिलते थे उस चीज़ को गैदर करते थे, तो ये उनका मेन जो है रहने का तरीका था। उसके बाद इन्हें एग्रीकल्चर की ज़ीरो नॉलेज थी, घर बनाना नहीं पता था, पॉटरी की इनको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, किसी भी तरीके के नए मेटल्स की इनको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो ये चीज़ भी याद रखना। प्लस यहाँ पर ना ये 3 चीज़ें ये लेटर पीरियड में हुई थी, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत हो जाना। ये सभी लेटर स्टेजेस की चीज़ें मैं बता रही हूँ, जैसे कि फायर की नॉलेज उनको मिली थी लेटर पीरियड में। उसके बाद इन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू करा लेटर पीरियड में। उसके बाद होमो सेपियंस जो है दे फर्स्ट अपीयर्ड इन लास्ट ऑफ दिस फेज, इस फेज के सबसे लास्ट टाइम पीरियड में जो है चीज़ें देखने को मिली है। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को क्या बता रहा है, लेटर पीरियड से आप क्या समझ रहे हैं। अब यहाँ पर आपको स्लोली स्लोली ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है, कहाँ पर, मीजोलिथिक पीरियड में, ठीक है। अब फायर की नॉलेज हो गई यार, फायर की नॉलेज हो गई तो कहीं ना कहीं दिमाग में आ गया यार खाना पका सकते हैं, राइट, दूसरी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिर इनने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया, जो सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी मीजोलिथिक एज की, बिकॉज यहाँ पर ये लोग अभी भी हंटिंग कर रहे हैं, बट यहाँ पर ये लोग हर्डर्स बन गए थे, ठीक है, जानवरों को इन्होंने पालना शुरू कर दिया था, लार्ज अमाउंट ऑफ एनिमल्स को अपने साथ रखना शुरू कर दिया था, राइट। उसके अलावा होमो सेपियंस ऑल्सो दे अपीयर्ड इन द लास्ट ऑफ दिस फेज। तो ये तीनों ही लाइंस इंपॉर्टेंट है, बट ये याद रखना कि ये सारी चीज़ें लेटर स्टेजेस में हुई हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पैलियोलिथिक मैन है ये निग्रीटो रेस को बिलोंग करते हैं। बेसिकली जो डार्क स्किन टोन्स, छोटी हाइट के जो लोग होते हैं वो निग्रीटो रेस को बिलोंग करते हैं, तो जो पैलियोलिथिक मैन है दे ऑल्सो बिलोंग टू निग्रीटो रेस। क्लियर, यहाँ तक सारी चीज़ें हो गई हमारी पैलियोलिथिक एज के बारे में। अब यहाँ पर फिर से इन्होंने क्या करा, पैलियोलिथिक एज को फिर से 3 पार्ट्स में क्लासीफाई कर दिया इनके स्टोन टूल्स के नेचर के बेसिस पर, दैट इज अर्ली और लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड लेट और अपर पैलियोलिथिक। अब देखो यहाँ से ना इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से यूजुअली एक टाइप का क्वेश्चन बनता है जो कि ये आपके स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, सिर्फ यही चीज़ याद रखनी है और इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश मत करना। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड। यहाँ पर पूछा गया है कि जो भी ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें से कौन सा पेयर इनकरेक्टली मैच्ड है। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है लोअर पैलियोलिथिक। सो लोअर पैलियोलिथिक में हैंड एक्स एंड क्लीवर इंडस्ट्रीज़ जो है यूज़ होती थी, स्पेशली हैंड एक्स यहाँ पर यूज़ होता था, तो ये चीज़ क्या है, सही है लोअर पैलियोलिथिक के बारे में, तो ये सही है। उसके बाद मिडिल पैलियोलिथिक की बात करें तो यहाँ पर जो टूल्स थे वो फ्लेक्स के बने होते थे, ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है कि मिडिल पैलियोलिथिक में टूल्स फ्लेक्स के बने हुए थे। उसके बाद अपर पैलियोलिथिक की बात करें तो यहाँ पर टूल्स जो है वो ब्लेड्स एंड ब्यूरीन्स के बने हुए, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है एंड इतना ही आप लोगों को एग्जाम के लिए याद रखना है। यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा, हैंड एक्स एंड क्लीवर इंडस्ट्रीज लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक में फ्लेक्स के बने हुए हैं, अपर पैलियोलिथिक में ब्लेड्स एंड ब्यूरीन्स के बने हुए। क्लियर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ऊपर के कोई से भी पेयर्स गलत नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। क्लियर, आगे देखते हैं अब हम लोग मेसोलिथिक या फिर मिडिल स्टोन एज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब मैंने आपसे क्या कहा कि पैलियोलिथिक के लेटर टाइम पीरियड में ये लोगों को फायर का इन्वेंशन कर लिया, लोगों ने फायर यूज़ करने लगे, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करने लगे। तो अब यहाँ पर ये सिर्फ हंटर्स एंड फूड गैदरर्स नहीं है, अब ये लोग हो गए हैं हंटर्स एंड हर्डर्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इस पर्टिकुलर एज की, ठीक है। इसके अलावा जब मैंने पैलियोलिथिक का बताया था तो वो प्लाइटोसिन एरा को बिलोंग करते हैं, वहीं जब मैं मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक दोनों एज की बात करती हूँ तो दोनों ही होलोसीन एरा को बिलोंग करते हैं। बेसिकली 2 चीज़ें याद रख लो, होलोसीन एरा जिसे एंथ्रोपोसीन एरा के नाम से या एपोक के नाम से भी जाना जाता है, ये वो टाइम पीरियड है जब
प्लाइस्टोसीन एरा से ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। मतलब जो पूरा अर्थ था हमारा, जो बर्फ़ से जमा हुआ था, वो धीरे धीरे पिघलने लगी है वो बर्फ़। और वो क्यों पिघल रही? अगेन ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण। जो क्लाइमेट है वो वार्मर होने लगा, या फायर की इन्वेंशन होने लगी, और बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियसली उस टाइम पर हो रही होगी। तो अर्थ हमारा जो है वो, जो क्लाइमेट था हमारा और वार्म होने लगा, जो बर्फ़ थी, जो आइस थी, वो पिघलने लगी, और उसी के बाद का जो एरा होता है वो होलोसीन एरा में आता है। क्लियर? तो ये चीज़ आप लोग इसकी याद रखना। आपको मेनली सिर्फ ये याद रखना है, तो डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज कौन से एरा या एपोक को बिलोंग करती है, तो वो है होलोसीन एरा। उसके बाद मेसोलिथिक मैन दे लिव्ड ऑन हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग, ठीक है। यहाँ पर हंटिंग अभी भी चल रही है, ठीक है। जो वो लोग पैलियोलिथिक में हंटिंग कर रहे थे, वो हंटिंग अभी भी चल रही है, ठीक है। फूड गैदर अभी भी हो रहे, बट इसके साथ एक और कैरेक्टरिस्टिक जुड़ गई कि वो ये लोग हर्डर्स भी बन चुके। इन्होंने लार्ज अमाउंट में एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया है, डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। वन ऑफ द की एस्पेक्ट्स ऑफ मेसोलिथिक एज वॉज रिडक्शन इन साइज ऑफ वेल एस्टैब्लिश्ड टूल टाइप्स, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एज वर माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स बेसिकली मिनिएचर स्टोन टूल्स थे जो कि क्रिप्टो क्रिस्टलाइन सिलिका के बने हुए हैं, ठीक है। बेसिकली इतने छोटे ये टूल्स होते थे, अराउंड 1 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर की साइज़ के टूल्स होते थे, जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये ब्लेड, कोर, पॉइंट, ट्राइंगल, ल्यूनेट और ट्रिपीज, ये कुछ मेन टाइप्स थे मेसोलिथिक टूल्स के, ठीक है। ये टूल्स भी 1-2 बार पढ़ लेना तो दिमाग में बैठ जाएंगे, बिकॉज इनसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। क्लियर? आगे देख लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि पैलियोलिथिक में बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हुई होगी, और उन ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण क्लाइमेटिक चेंजेस अकर हुए होंगे, और उस कारण से क्लाइमेट जो है वो थोड़ा वार्मर होने लगा होगा। Therefore, the variations were found in flora and fauna, and people जो है वो easily नए एरियाज़ में शिफ्ट कर पा रहे थे। जो पहला एनिमल इन लोगों ने डोमेस्टिकेट करा था वो था डॉग। इसके बाद शीप एंड गोट्स वर ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड। सो मेसोलिथिक एरा ही था जहाँ पर रॉक आर्ट बेसिकली इनिशिएट हुआ था प्री हिस्ट्री में। बेसिकली इस टाइम पीरियड में केव पेंटिंग्स, लोगों ने रॉक पेंटिंग्स जो है करना शुरू कर दी थी। पहली जो रॉक पेंटिंग इंडिया में डिस्कवर हुई थी वो 1867 में डिस्कवर की गई थी सोहागी घाट से, जो कि उत्तर प्रदेश में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। अराउंड 150 मेसोलिथिक साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड अक्रॉस इंडिया। तो अक्रॉस इंडिया अराउंड 150 मेसोलिथिक साइट्स जो है मिली है। उसमें से कुछ मेसोलिथिक साइट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये पर्टिकुलर स्लाइड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले भिमबेटका केव से स्टार्ट करते हैं। हम सभी जानते हैं कि भिमबेटका केव जो है उसकी केव पेंटिंग्स के लिए कितनी ज़्यादा फेमस है, राइट। सो भिमबेटका केव्स मध्य प्रदेश, आदमगढ़ मध्य प्रदेश एंड मिर्ज़ापुर, ठीक है। ये सभी मेसोलिथिक आर्ट में काफ़ी ज़्यादा रिच है। उसके अलावा जो बागौर करके एक साइट है जो कि राजस्थान में है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बेस्ट डॉक्यूमेंटेड मेसोलिथिक साइट्स इन इंडिया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा आदमगढ़ मध्य प्रदेश एंड बागौर जो कि राजस्थान में, इट प्रोवाइड्स द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरी जो मेसोलिथिक साइट्स है जैसे कि बिरभानपुर जो कि वेस्ट बंगाल में है, सराय नहर राय जो कि नियर इलाहाबाद साइड है, एंड महादाहा जो कि यूपी में है। महादाहा इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से कुछ बोन आर्टिफैक्ट्स मिले थे जो कि एरो हेड्स एंड बोन ऑर्नामेंट्स थे जो कि यहाँ से मिले हैं महादाहा से, तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। वैसे तो अराउंड 150 मेसोलिथिक साइट्स अक्रॉस इंडिया डिस्कवर की गई है, बट सब इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट है वो इस स्लाइड पे मेंशन है। क्लियर? सो फाइनली अब हम नियोलिथिक और न्यू स्टोन एज के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ द पॉइंट इज क्या है कि मेसोलिथिक में ऐसे क्या चेंजेस आए कि हम लोग नियोलिथिक पर आ गए, राइट। क्या ट्रांजिशन क्या है मेसोलिथिक से नियोलिथिक में? सो देखो स्टार्टिंग से देखो, पैलियोलिथिक में ये लोग थे हंटर्स एंड फूड गैदरर्स, मेसोलिथिक में ये लोग थे हंटर्स एंड हर्डर्स, नियोलिथिक में फाइनली ये लोग फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज में आ चुके हैं। मतलब कि अब ये लोग सिर्फ हंटिंग नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ फूड गैदर नहीं कर रहे होंगे, हर्डिंग नहीं कर रहे होंगे अपनी बेसिक चीज़ों के लिए, मतलब जैसे कि खाने पीने की चीज़ें हो गई, जो भी इनकी बेसिक नेसेसिटीज़ होती है उसके लिए ये लोग सिर्फ हंटिंग या फूड गैदरिंग पर डिपेंडेंट नहीं है। अब ये ऐसी स्टेज पर आ चुके हैं जहाँ पर इन लोगों ने फार्मिंग करना शुरू कर दी है, खेती करना शुरू कर दिए है, और अपना खाना ये लोग खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसलिए इसे नियोलिथिक एज या न्यू स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, पहले वो देख लेते हैं
ये जो टर्म है नियोलिथिक, इसे सर जॉन लेबॉक ने कॉइन करा था, उनकी एक बुक है दैट इज़ प्री हिस्टोरिक टाइम्स में। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो याद रखना, या आप लोग अगर मेंस के लिए भी कर रहे हो तो आप इस तरीके से अपने आंसर्स को कोट करके स्टार्ट कर सकते हैं कि द टर्म नियोलिथिक वाज कॉइन्ड बाय सर जॉन लेबॉक इन हिज बुक दैट इज़ प्री हिस्टोरिक टाइम्स। क्लियर। अब नियोलिथिक एज की सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, तो द सिग्निफिकेंस ऑफ नियोलिथिक एज एंड प्री हिस्ट्री इट कैन बी डिटरमाइंड बाय द फैक्ट दैट वी गॉर्डन चाइल्ड ही टर्म द नियोलिथिक फेज एज नियोलिथिक रिवोल्यूशन। इसे नियोलिथिक रिवोल्यूशन जो है सर वी गॉर्डन चाइल्ड ने कहा है बिकॉज इस पर्टिकुलर फेज में काफ़ी ज़्यादा इनोवेशंस हुए, इनोवेशंस इन टर्म्स ऑफ फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज पर आ चुके हैं, इनोवेशन इन टर्म्स ऑफ वेपन्स और स्टोन टूल्स दैट दे आर यूजिंग, इनोवेशन इन टर्म्स ऑफ कि इन्होंने फाइनली पोट्री को इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो इसे बहुत सारे जो है इनोवेशंस इस पर्टिकुलर एज में हुए हैं, इसलिए सर वी गॉर्डन चाइल्ड ने इसे नियोलिथिक रेवोल्यूशन कहा है, ना कि नियोलिथिक फेज। अब कौन कौन से यहाँ पर इनोवेशंस हुए एक बार वो देख लेते हैं, जैसे कि एडवेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, जो मैंने अभी आप लोगों को बता दें कि फाइनली ये लोग फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज में आ चुके, अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो द कल्टिवेटेड यहाँ पर इन्होंने लैंड को कल्टिवेट करना शुरू कर दिया, एंड फ्रूट्स एंड कॉर्न्स जैसे कि रागी एंड कुल्टी जो कि एक हॉर्स ग्राम होता है, इसे उगाना शुरू कर दिया है। तो ये है एडवेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। इसके बाद इनोवेशंस इन टेक्नोलॉजी जैसे कि स्टोन टूल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉलिश्ड, पैक्ड एंड ग्राउंड स्टोन टूल्स ये लोग यूज़ करने लगे। तो यहाँ पर काफ़ी शार्प एंड पॉलिश्ड स्टोन टूल्स का यूज़ होने लगा, तो आप कह सकते हैं इनोवेशंस इन टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। प्लस ये लोग सेल्ट्स जो होते हैं उसे यूज़ करने लगे, ठीक है, जो कि पॉलिश्ड एंड ग्राउंड हैंड एक्स होते हैं, उस चीज़ को ये लोग यूज़ करने लगे। इसके अलावा बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ एक्स यूज, जैसे कि 3 इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक सेटलमेंट्स को आइडेंटिफाई किया गया है, जहाँ पर रेक्टेंगुलर एक्स मिला है इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, फिर पॉलिश्ड स्टोन एक्स में। दूसरा है हमारा इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी, ठीक है, जैसे कि इन्होंने जो भी स्टोन टूल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या हो गए, एडवांस हो गए, जैसे कि पॉलिश्ड स्टोन टूल्स है, पैक्ड है, ग्राउंड स्टोन टूल्स जो है इस टाइम पर यूज़ होने लगे। उसके अलावा यूज़ ऑफ सेल्स फॉर पॉलिश्ड एंड ग्राउंड हैंड एक्स, ये भी एक इनोवेशन है टेक्नोलॉजी में। फिर यहाँ पर जिस तरीके के ये लोग एक्स यूज़ कर रहे हैं, राइट, उसके बेसिस पर 3 मेसोलिथिक सेटलमेंट्स को आइडेंटिफाई किया गया, जैसे कि रेक्टेंगुलर एक्स मिले हैं हमें नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से, पॉलिश्ड स्टोन एक्स विथ रेक्टेंगुलर बट्स ये हमें नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से मिले, एंड वो एक्स विथ ओवल साइड्स, ठीक है, ऐसे एक्सेस जिसमें ओवल साइड्स है ये हमें सदर्न पार्ट से मिले। तो ये कुछ इनोवेशंस हुई है टेक्नोलॉजी में, ये भी एक रीज़न माना जाता है कि इसे नियोलिथिक फेज ना कह के नियोलिथिक रिवोल्यूशन कहा है सर गॉर्डन वी चाइल्ड ने। इसके अलावा पॉटरी में इन्वेंशन, ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ कि पहले पॉटरी इतनी ज़्यादा नहीं थी, ठीक है, मेसोलिथिक एज में थोड़ी थोड़ी देखने को मिली है, बाकी काफ़ी ज़्यादा एक लार्ज स्केल पर पॉटरी जो है आपको नियोलिथिक एज में देखने को मिलेगी, ठीक है। देयर पॉटरी इंक्लूडेड ब्लैक बर्निश्ड वेयर एंड ग्रे वेयर, ठीक है। इसके अलावा इमर्जेंस ऑफ सेल्फ सफिशिएंट विलेज कम्युनिटी। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये लोग एक जगह सेटल होकर रहने लगे, ठीक है, जहाँ पर क्योंकि इन्होंने फार्मिंग करना शुरू कर दी है, खेती करना शुरू कर दी है, फिर ये लोग हर्डिंग करने लगे हैं, जानवरों को डोमेस्टिकेट करने लगे, तो इन्होंने क्या डिसाइड करा कि यार हम एक ही जगह सेटल होकर रहेंगे। इसलिए यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंट विलेज कम्युनिटी देखने को मिल रही है और ज़्यादा सेटल्ड लाइफ है कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरेटिवली यहाँ पर ज़्यादा सेटल्ड लाइफ है इन टर्म्स ऑफ मेसोलिथिक एंड पैलियोलिथिक एज। इसके अलावा दे लिव्ड इन सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेज मेड ऑफ मड एंड रीड। आगे देख लेते हैं हम लोग, इस पीरियड में इन्होंने बॉडीज़ जो है बरी करना शुरू कर दी थी, तो वो एक चीज़ भी याद रखना। तो इन दिस पीरियड द बरियल और डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी अकर्ड। फिर यहाँ पर मैंने सेल्ट का दे रखा है, जिससे बेसिकली ग्राउंड को डिग करने के लिए यूज़ किया जाता था लाइक एन एज। आगे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है यहाँ की इम्पॉर्टेंट साइट्स, जैसे कि जम्मू कश्मीर की ये पूरी ही स्लाइड जो है मेसोलिथिक से भी ज़्यादा नियोलिथिक की जो साइट से इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि जम्मू कश्मीर की जो साइट है दैट इज़ बुरज़ाहोम, यहाँ पर एक यूनिक रेक्टेंगुलर चॉपर मिला है और कुछ डोमेस्टिक डॉग्स मिले हैं विच वर बरीड विद देयर मास्टर्स इन ग्रेव्स, मतलब कि इस तरीके से बोन्स मिली थी बेसिकली ह्यूमन बींग्स एंड डॉग्स की, जिनको एक साथ जो है बरी किया गया था। तो ये एविडेंस कहाँ से मिला है, तो ये हमें बुरज़ाहोम से मिला है, जो कि कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर की 2 साइट्स है, एक है बुरज़ाहोम और दूसरी है गुफक्राल। गुफक्राल जो है पिट ड्वेलिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जहाँ पर लोग जो है बड़े बड़े गड्ढे कर कर उसके अंदर रहते थे,
ठीक है। तो पिट ड्वेलिंग वाले क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है कि नियोलिथिक सेटलमेंट की सबसे इम्पॉर्टेंट पिट ड्वेलिंग वाली साइट कौन सी है और कहाँ पर है, तो वो जम्मू कश्मीर में है और वो है गुफक्राल साइट, ठीक है। तो दो चीज़ याद रखना, बुरजा होम से क्या याद रखना है आपको कि यहाँ पर डोमेस्टिक डॉग्स जो है उनको उनके मास्टर्स के साथ बरी किया गया था, इसके एविडेंसेस मिले हैं। और दूसरा आप लोग गुफक्राल याद रखना, यहाँ पर पिट ड्वेलिंग के एविडेंसेस मिले हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम कर्नाटका में। तो कर्नाटका की एक साइट है दैट इज़ पिकलीहाल। पिकलीहाल से हमें कैटल हर्डिंग के प्रूफ मिले हैं। बिहार की एक साइट है दैट इज़ चिरंद। तो चिरंद जो है यहाँ पर कंसिडरेबल यूज़ ऑफ बोन इम्प्लीमेंट्स, स्पेशली जो कि एंटलर्स, ये जो होते हैं ना एंटलर्स से बने हुए हमको बोन इम्प्लीमेंट्स मिले हैं। इसके एविडेंसेस कहाँ से मिले हमको, चिरंद से, जो कि कहाँ पर है, बिहार में। उसके बाद बलूचिस्तान का याद रखना, बलूचिस्तान में मेहरगढ़ साइट है, इसे अर्लीस्ट नियोलिथिक साइट कहा जाता है, जिसे ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान भी कहा जाता है। इट इज़ अ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। उसके अलावा उत्तर प्रदेश की तीनों ही साइट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? पहली है कोल्डेवा जो कि बेलन वैली में है। ये यूनिक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तीनों फोल्ड देखने को मिले हैं, जैसे कि नियोलिथिक, चालकोलिथिक एंड आयरन एज सेटलमेंट, तीनों फोल्ड की प्रेजेंस आपको कोल्डेवा में देखने को मिलेगी। यही रीज़न है कि यूपी की कोल्डेवा काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट साइट हो जाती है। तो इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बने हैं एग्जाम में, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद महागारा देख लें तो यहाँ पर राइस कल्टीवेशन के अर्लीस्ट एविडेंस मिले हैं इन द होल वर्ल्ड, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में राइस कल्टीवेशन के अर्लीस्ट एविडेंस यूपी के महागारा से मिले हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा है चौपानी मांडू, ठीक है, ये भी बेलन वैली के आसपास है। यहाँ पर भी अर्लीस्ट एविडेंस मिले हैं ऑफ यूज़ ऑफ पॉटरी। तो ये तीनों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो कोल्डेवा यहाँ पे तीनों फोल्ड सेटलमेंट देखने को मिले हैं, 3 फोल्ड सेटलमेंट, दैट इज नियोलिथिक, चालकोलिथिक एंड आयरन एज सेटलमेंट। उसके बाद महागारा अर्लीस्ट एविडेंस है, जहाँ अर्लीस्ट एविडेंस मिले हैं राइस कल्टीवेशन के इन वर्ल्ड। थर्ड है चौपानी मांडो से पॉटरी के अर्लीस्ट एविडेंस हमको देखने को मिले हैं, ठीक है। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट इन तीनों के अलावा इस पे जितनी भी साइट्स है सभी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ख़त्म होता है हमारे आज की सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें हमने पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक तीनों एजेस के बारे में डिटेल में डिस्कस करा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चालकोलिथिक एज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आई एम कंसिडरिंग कि यहाँ तक सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी एंड कोई डाउट नहीं होगा। एंड थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चालकोलिथिक एज के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।